अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम अपना चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और अपने पिछले लेक्चर में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टार्ट की थी और उसमें हमने जो उसका फर्स्ट उसकी जो टाइप दी हुई थी बल्ब के बारे में हमने पढ़ा और मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो बाकी टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर 2 जो इसकी टाइप दी हुई है आपकी बुक में, वो हैं कॉर्म्स। कॉर्म्स क्या होते हैं? दे आर शॉर्ट एंड सोलन अंडरग्राउंड स्टेम्स कंटेनिंग स्टोर्ड फूड। ये जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं एक्चुअली, जिनके अंदर फूड स्टोर हुई होती है और ये शॉर्ट होते हैं क्योंकि असल में तो जो स्टेम होता है वो ज़मीन के बाहर होता है और वो एलोंगेटेड होता है, यानी साइज़ उसका बड़ा होता है। लेकिन कॉर्म्स जो हैं ये स्टेम्स हैं लेकिन अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर होते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि हम इसको स्टेम क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि अगर सीड में हम देखें तो सीड के अंदर एक छोटा सा प्लांट होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल होता है और नीचे की साइड पे रेडिकल होता है। तो जो भी चीज़ प्लूम्यूल से डेवलप होगी उसको हम स्टेम कहेंगे और जो भी रेडिकल से डेवलप होगी उसको हम रूट कहेंगे। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि रेडिकल और रूट जो है वो दोनों आर से स्टार्ट होते हैं और दूसरा प्लूम्यूल जो है उससे बनती है शूट या स्टेम बनता है उससे। तो ये चूँकि अराइज तो ये प्लूम्यूल से होते हैं लेकिन ये अंडरग्राउंड रहते हैं, इसलिए हम इनको स्टेम कहते हैं। लेकिन इनमें जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि नॉर्मली जो स्टेम्स हैं वो फूड को स्टोर नहीं करते, जबकि जो कॉर्म्स हैं ये फूड को स्टोर कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है कि जिस तरीके से जो बर्ड्स होती हैं, नॉर्मली जो स्टेम्स होते हैं उनके ऊपर बर्ड्स होती हैं, यानी छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स ही होती हैं जिससे शाखें बनती हैं। तो इनके ऊपर भी उसी तरह से बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, उसके टॉप के ऊपर। एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी तो आपको समझ आ जाएगी। और बर्ड से ज़ाहिर क्या बनता है? शूट बनती है, टहनियाँ बनती हैं उसकी, एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट, और फिर उससे एक नया प्लांट बन जाता है। अगर उसको वहाँ से काट कर और आप अलग लगा दें ज़मीन में तो वो से एक इंडिपेंडेंट प्लांट बना लेगा। तो मतलब ये कि एक कॉर्म से आप बहुत से छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो कॉर्म के बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल है डेशीन एंड गार्लिक। तो ये जो है ये कॉर्म के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी पिक्चर्स बाद में। दूसरा है राइजोम। राइजोम्स क्या हैं? दे आर हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम विद स्केल लीव्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं ज़मीन के नीचे, ये भी ज़मीन के नीचे ग्रो कर रहे होते हैं लेकिन ये एलोंगेटेड होते हैं। कॉर्म्स में क्या था कि वो शॉर्ट थे, जबकि ये शॉर्ट नहीं होते, ये एलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं। ये भी अंडरग्राउंड है और इसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्केल लीव्स, और उनके जो पोर्शंस हैं ये भी फूड स्टोर कर रहे होते हैं अपने अंदर, इसलिए ये के थिक पोर्शंस होते हैं जिन्हें कहते हैं हम उनके लार्ज पोर्शंस। और उसके ऊपर जो है नोड्स प्रेजेंट होती हैं। अब नोड्स क्या चीज़ है? नोड्स जो हैं, अगर आपने कभी अदरक को देखा हो तो अदरक के ऊपर छोटी छोटी लाइन्स सी लगी हुई होती हैं, और ये नोड्स जो हैं एक्चुअली ये वो जगह होती है कि अगर कोई प्लांट ज़मीन के ऊपर है और उसके स्टेम के ऊपर जिस जगह से शूट अराइज होती है उस जगह को नोड कहते हैं। तो ये भी चूँकि स्टेम है लेकिन ये अंडरग्राउंड है तो इसके ऊपर भी नोड्स प्रेजेंट होती हैं और इसके नोड्स के ऊपर से यहाँ से भी स्टेम जो है या उसकी शूट्स जो हैं वो अराइज होती हैं। और उसके ऊपर पहले जो है वो बर्ड्स होती हैं, कलियाँ होती हैं। तो जब ये खिलती हैं तो फिर ये डेवलप हो जाती हैं शूट में, और जो शूट्स हैं फिर वो ज़मीन के बाहर निकल आती हैं। लोअर सरफेस ऑफ द राइजोम प्रोड्यूसेस एडवेंटिशियस रूट्स। अब ये पानी ज़मीन से कैसे लेगा? रूट्स के थ्रू। लेकिन जैसे पहले मैंने आपको बताया था बल्ब्स में कि उसमें भी एडवेंटिशियस रूट्स थी और इसके अंदर भी एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन आपको याद नहीं है तो आप पिछला वाला लेक्चर देखें और आपको ये पता होना चाहिए कि एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो क्या चीज़ होती है। अब इसकी एग्जांपल है जिंजर, फर्न्स हैं एंड वाटर लिलीज। दे रिप्रोड्यूस बाय राइजोम। तो राइजोम जो है अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ज़मीन के नीचे ही ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता रहता है, जबकि कॉर्म्स जो हैं ये शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं और ये आगे को ग्रो नहीं कर रहे होते।
और फूड स्टोर कर रहे हैं। फूड तो दोनों में स्टोर होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। सोलन एक ही जगह प्रेजेंट होता है, जबकि राइजोम जो है वो ज़मीन के नीचे ग्रो करता रहता है हॉरिजॉन्टली। दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो ये है। इसके बाद है स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स असल में क्या चीज़ है कि दीज आर द एनलार्ज्ड पोर्शंस ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम और राइजोम। कि राइजोम जो है वो ज़मीन के नीचे ग्रो कर रहा होता है और उसके कुछ पोर्शंस जो हैं वो थिक होते हैं, स्वोलन होते हैं, फूले हुए होते हैं और उनके अंदर फूड स्टोर हुई होती है। इसकी एग्जांपल है पोटैटो। तो पोटैटो जो है, अगर आपने कभी देखा हो कि किस तरह से वो ज़मीन के अंदर लगता है, उसकी लंबी लंबी जड़ें सी होती हैं, उन जड़ों के साथ कुछ जो एरियाज़ होते हैं वो सोलन होते हैं और उनको हम कहते हैं स्टेम ट्यूबर्स। देयर आर एग्रीगेशन ऑफ टाइनी बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ आइस अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द ट्यूबर। अब उसके ऊपर अगर आपने आलू को देखा हो तो आलू के ऊपर छोटी छोटी होती हैं, आइस सी बनी होती हैं, जिन्हें आम ज़ुबान में भी लोग आइस ही कहते हैं उसकी। और एग्रीगेशन का मतलब है कि इकट्ठी हुई होती हैं बहुत छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं और वो कहलाती हैं आइस ऑन द सरफेस ऑफ द ट्यूबर। और ये बर्ड क्या करती है, ईच बर्ड डेवलप्स इनटू शूट दैट ग्रोज अपवर्ड्स। अगर आप आलू को अपने ग्रोइंग सीज़न में ज़मीन के नीचे ही रहने दें, अगर वो आपने लगा दिया पिछले सीज़न में, तो आप उसको अगर निकालें नहीं तो नेक्स्ट सीज़न में उस एक आलू से बहुत से उसके पौधे निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो आइज़ होती हैं उनमें से हर एक आई जो है वो डेवलप हो जाती है इनटू अ प्लांट। और इसी तरह से अगर आप उसको किचन में आपने उसको रखा हुआ है, तो जब ग्रोइंग सीज़न आएगा तो आप देखेंगे कि आलू जो है वो खुद श्रिंक होने लग जाएगा और उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी बर्ड्स डेवलप होंगी शूट्स के अंदर। और इसके अलावा नीचे की साइड से उससे रूट्स निकल आएंगी ताकि ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, वाटर एंड सॉल्ट्स को। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? पोटैटोज़ एंड येम्स रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स। उसके बाद है शक्कर। शक्कर का मतलब है सक करने वाला, चूसने वाला। तो ये क्या चीज़ चूसता है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट प्लांट के साथ ही अटैच रहते हैं और सारी ज़िंदगी जो है वो, वैसे तो उनकी अपनी रूट्स भी होती हैं और वो खुद इंडिपेंडेंटली भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट प्लांट के साथ अटैच रहते हैं और हमेशा उससे जो फूड है और जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को शक्कर कहते हैं। इसकी एग्जांपल है जो मोतिया आपने घरों में देखा होगा, अगर आपके घर में आपके लगा हुआ है तो आपने देखा होगा कि अगर उसकी टहनियाँ लंबी लंबी ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई हों तो कुछ अर्से के बाद अगर वो इसी तरह से पड़ी रहें तो वो नीचे की तरफ रूट्स बना लेती हैं और ऊपर की तरफ उनसे स्टेम बन जाता है। लेकिन अब ये पूरा एक प्लांट बन गया है, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट प्लांट के साथ अटैच रहते हैं। अब देख लेते हैं बुक में क्या है। सक्कर्स आर लेटरल स्टेम्स क्लोज टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के साथ स्टेम्स जो हैं वो अटैच होते हैं और इसको हम कहते हैं सक्कर्स। सक्कर ग्रोज अंडर ग्राउंड फ्रॉम फॉर सम डिस्टेंस। कुछ अर्सा ये कुछ डिस्टेंस तक ये ज़मीन के नीचे भी ग्रो करेगा और फिर देन टर्न्स अप और फिर ऊपर की तरफ हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट। मतलब अगर ऐसे ऊपर से पहले ऐसे ज़मीन के साथ ही ग्रो कर रहा है, फिर ज़मीन के नीचे जाएगा और फिर ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से जो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा ये इसका शूट बन जाएगा और बाकी जो है वो इसका नीचे की तरफ से रूट्स निकल आएंगी। पुदीना जो इसमें ऐसे ही होता है मिंट में। और क्राइसेंथेमम जो है ये फ्लावरिंग प्लांट है। आप सर्च करें इंटरनेट के ऊपर कि क्राइसेंथेमम जो है ये कौन सा पौधा है और वो किस तरह से जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। लीव्स जो हैं वो किस तरह से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। इसकी एग्जांपल है ब्रायोफिल्म, जिसे हम पत्थर चट भी कहते हैं आम ज़ुबान में। ये जो प्लांट है आपने देखा होगा अक्सर गमलों के अंदर ग्रो करता है और उसके जो लीव्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, मतलब उनके अंदर पानी होता है, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एट द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स के ऊपर रूट्स होती हैं। आपको हैरत हो रही होगी इस चीज़ से, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आपने ये पौधा देखा होगा। अच्छा, अब जब ये पत्ते जो हैं ये ज़मीन पर गिरते हैं तो जो इसके मार्जिन्स होते हैं साइडों पे, उनके नीचे चूँकि रूट्स पहले से प्रेजेंट होती हैं तो रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, वहाँ से वो वाटर सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। ऊपर की तरफ जो है वो उसके जो मार्जिन्स हैं तो उसमें तकरीबन एक के ऊपर कोई 50-60 के करीब मार्जिन्स होंगे। मतलब एक लीफ से
इतने ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो एट अ टाइम डेवलप हो जाते हैं। ये देखिए, ये राइजोम है, देखिए इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे बनी हुई है इसकी बड है। अब आगे की तरफ भी बड होती है, जिससे ये ज़मीन में आगे की तरफ को हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, और नीचे की तरफ जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं। और ये है इसके ऊपर छोटे छोटे स्केल लीव्स, ये छिलके से इसके ऊपर होते हैं जिन्हें स्केल लीव्स कहते हैं। और ये छोटी छोटी इसके ऊपर नोड्स हैं। नोड्स मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेम के ऊपर हम देखें तो जिस जगह पे बड अराइज होती है वो जगह उसकी नोड होती है। तो ये है कोलोकेशिया, जिसका कॉर्म है, देखें आप राउंडेड है ये। अब ये ग्रो नहीं कर रहा आगे को इसकी तरह से, ये एक ही जगह पे बड़ा सा इसका मैस इकट्ठा होता है ऊपर की तरफ। इससे इस पर भी नोड्स बनेंगी क्योंकि ये भी स्टेम है ना, तो इसके ऊपर भी नोड्स होंगी। अब यहाँ पे जो है वो इसका है बड है इसकी, नीचे की तरफ इससे निकल रही हैं एडवेंटिशियस रूट्स, और साथ साथ इससे छोटे छोटे डॉटर कॉम्स जो हैं वो भी डेवलप हो रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ये है स्टेम ट्यूबर, और ये इसकी छोटी छोटी आइज़ हैं। ये देखें, ये देखें, इनसे सबसे छोटे छोटे जो है ना वो पत्ते निकल रहे हैं। हर एक जो है वो डेवलप हो सकता है इनटू न्यू प्लांट। और स्केल लीव्स जो है वो उसमें भी वो भी प्रेजेंट हैं क्योंकि ये भी स्टेम है, इसने अपने अंदर फूड स्टोर की हुई है। ये है अनियन का बल्ब, और इसमें मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ यहाँ पे इसका स्टेम होता है, रिड्यूस्ड स्टेम होता है बहुत छोटा सा, जिसमें नीचे की साइड को जो है वो रूट्स निकलती हैं, और ऊपर की तरफ ये देखें एपिकल बड है। एपिकल कौन सी होती है? जो किसी भी स्टेम के सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होती है उसे एपिकल कहते हैं। अब चूँकि ये स्टेम है, इसके ऊपर यहाँ पे देखें ये बड है। कुछ अर्से के बाद अब जब बड बड़ी हो जाएगी तो इधर से ये निकल के ज़मीन के बाहर आ जाएगी और उसे ये नए लीव्स बना देगी। और ये जो है इसके स्केल लीव्स हैं, जिनका कलर लीव्स की तरह से ग्रीन नहीं है क्योंकि ये ज़मीन के नीचे है, तो इसलिए इसको ग्रीन होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये ज़मीन के बाहर होते तो फिर ये ग्रीन होते क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसाइज करना होता है, इन्होंने फूड बनानी होती। लेकिन चूँकि यहाँ पे ये फूड स्टोर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इन्हें ग्रीन कलर की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, अब है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। पीछे हमने पढ़ा नेचुरली कौन कौन से तरीके वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से ग्रो करते हैं, मतलब अपने ही पार्ट से नए प्लांट्स बना लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूँ ब्रायोफिलम जो है उसका लीफ, ये देखिए इसके ये जो कट लगे हुए हैं साइड में मार्जिन से हैं, नॉचेस कहते हैं इनको। तो इनके हर एक के अंदर रूट्स प्रेजेंट होती हैं नीचे की तरफ को, और ऊपर की तरफ छोटे छोटे लीव्स होते हैं। जैसे ये ज़मीन पे गिरता है ये लीफ, तो वो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं क्योंकि नीचे की तरफ इन पर एडवेंटिशियस रूट्स हैं इनमें हर एक के साथ, तो वो इस काबिल हैं कि ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो आर्टिफिशियली की जाती है। गार्डनर्स जो होते हैं, बागबान और जो किसान होते हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीके यूज़ करते हैं पौधों की नस्ल को फैलाने के लिए, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है ये एक रैपिड मेथड है टू प्रोपिगेट द प्लांट्स की नस्ल को आगे चलाने का एक बहुत मतलब फास्ट मेथड है। इससे आप बहुत जल्दी बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बनिस्बत जो नेचुरल तरीका है कि आप बीज लगाएं, तो बीज जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है कटिंग का। इसमें क्या करते हैं, कटिंग्स में भी टेकन मेनली फ्रॉम द स्टेम्स और रूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। हम छोटे छोटे कटिंग्स ले लेते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं किसके, स्टेम के या फिर रूट के, पेरेंट प्लांट के, जिसको हमने आगे ग्रो करना है। उसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर उसको हम ज़मीन में लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रोज़ है वो इसी तरह से ग्रो करता है। अब ये जो कटिंग्स हैं इनके ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक कौन से होते हैं, आपने 9th में पढ़ा था, विच हैव द एबिलिटी टू ग्रो। तो वो जो रीजन्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, वो रूट्स बना लेते हैं और साथ साथ उससे स्टेम भी डेवलप होने लग जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि सूटेबल सॉइल हो, जिस मिट्टी में आप रख रहे हैं वो सूटेबल हो, किस तरह से कि उसको आपने गोडी वगैरह की हुई हो, उसमें हवा जा रही हो, उसके अंदर पानी भी प्रेजेंट हो, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हो, वाटर हो, सनलाइट मिल रही हो उसको। तो इस तरीके से रूट्स बनना शुरू हो जाएंगे और साथ साथ शूट्स भी डेवलप होंगे। रूट एंड शूट्स डेवलप एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट फ्रॉम विच द कटिंग्स वर टेकन।
तो ये जो प्लांट्स बनेंगे ये बिल्कुल सेम होंगे अपने पेरेंट प्लांट के। इसकी एग्जांपल क्या है, रोजेज हैं, आईवी है, ग्रेप वाइन्स हैं। दे आर प्रोपेगेटेड बाय स्टेम कटिंग्स। अच्छा जी, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में स्वीट पोटैटो की। स्वीट पोटैटो जो है फार्मर्स क्या करते हैं कि उसको वो गीली रेत में या मिट्टी में रख देते हैं और उससे छोटे छोटे कई प्लांट्स बन जाते हैं जिन्हें कहते हैं प्लांटलेट्स। फिर वो क्या करते हैं कि उसको ज़मीन से निकाल लेते हैं और जितने भी प्लांटलेट्स हैं यानी छोटे छोटे जो पौधे हैं उन सबको अलग अलग करके और उनको इसी तरह से अलग अलग दूर दूर लगा देते हैं। इस तरह से एक सिंगल प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में बन जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो सब एग्जैक्टली सेम होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई कम्बिनेशन नहीं है डीएनए का, कहीं पे भी डीएनए इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि एक ही प्लांट से आगे बन रहे हैं। अगर ये सेक्सुअली प्रोडक्शन होती है तो उसमें फिर जो नए प्लांट्स होते हैं उनमें चेंजेस आ जाती हैं क्योंकि कंबाइन कर रही होते हैं दो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स, लेकिन यहाँ पे कोई कम्बिनेशन नहीं है। इसके बाद है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, अ पीस ऑफ स्टेम इज़ कट फ्रॉम द प्लांट। कोई भी प्लांट जिसे हम चाहते हैं कि इसको हम उसकी नस्ल को आगे चलाएं, मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि कोई अच्छी नस्ल का आम है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह का आम 100% हमें मिले, तो हम क्या करेंगे, उसकी टहनी लेंगे और उसको अटैच कर देंगे विद अनदर प्लांट विद एस्टेब्लिश्ड रूट सिस्टम। दूसरे प्लांट के साथ अटैच करेंगे, वो भी मैंगो का ही होगा। तो लेकिन उसकी अगर हमें किस्म इतनी अच्छी पसंद नहीं है, उसका जायका नहीं पसंद, खुशबू नहीं पसंद, तो हम क्या करते हैं कि हम अच्छी वाली नस्ल की टहनी लेके दूसरे प्लांट की और इस वाले के साथ जिसका रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड है उसके साथ अटैच कर देते हैं। अब कुछ दिनों में क्या होता है कि एक का जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, वो अटैच हो जाते हैं दूसरे पीस के साथ जो हमने उसके साथ अटैच किया था। तो इसमें होस्ट प्लांट कौन सा है, जिसके साथ हमने लगाया दूसरा, और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और जो हमने ऊपर टहनी लगाई थी वो कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ऐसे ही ग्रो करेगी कि जैसे एक्चुअली उस पहले वाले प्लांट का वो पार्ट है। तो यहाँ पे ये देखें, पहले तो दिखाया हुआ कटिंग को, अगर हम इसमें कटिंग करते हैं तो इसकी कटिंग लेके इसको हम अलग लगा देंगे सैंड और सॉइल में डाल के, अब ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि जो रूट है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए सॉइल के अंदर, और इसमें पानी भी इसको मिलना चाहिए, सनलाइट हो यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे एक मेरिस्टेमेटिक रीजन होना चाहिए इस कटिंग के अंदर जो डेवलप होगा एक तो रूट्स पे और दूसरा शूट्स पे। यहाँ पे दिखाई गई है कटिंग, ये देखें इस प्लांट को दरमियान से काटा, ये वो है जिसका वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम है। और दूसरा जो हमारा डिज़ायर्ड है, जो हम चाहते हैं कि आगे इसके लिए हमें फ्रूट्स वगैरह दे या जो भी चीज़, अगर हमने अच्छे किस्म के फूल लेने हैं और एक किसी ऐसी प्लांट की टहनी है जिसके फूल बहुत खूबसूरत है, हम क्या करेंगे, इसकी टहनी लेके दूसरे पे लगा देंगे। या तो अगर ये फ्रूट ट्री है तो उसका फ्रूट जो है वो हमारे मर्ज़ी का नहीं है, हमें पसंद नहीं है, या अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके फ्लावर्स हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम दूसरे वाले प्लांट की टहनी इसके अंदर लगा देते हैं। देखिए इसको पहले ऊपर से काटा हुआ है ताकि ये इजीली इसके अंदर चला जाए। फिर इन दोनों को ऊपर से बांध देते हैं इस तरह से, कुछ दिन ये ऐसे ही बंधा रहता है और उसके बाद ये वाला जो है ये इजीली ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये हो गई आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये जो दोनों तरीके हैं ये बहुत इससे जल्दी हमें नए प्लांट्स मिलते हैं, लेकिन इनके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं। तो हम देख लेते हैं पहले इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो ये है कि वो 100% सेम होते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे कोई डीएनए का कम्बिनेशन नहीं है, डिफरेंट प्लांट्स का डीएनए कंबाइन नहीं कर रहा। उसी प्लांट का जो है जो सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू ज़्यादा सेल्स बनाते हैं और एक नया प्लांट बना देते हैं। इसलिए जो नया प्लांट है और जो पहले वाला प्लांट है दे आर एग्जैक्टली सेम। देयरफॉर बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी प्रिजर्व। तो वो चीज़ें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फ़ायदामंद हैं, मिसाल के तौर पे अच्छा फ्रूट, अच्छे फ्लावर्स, वो जो है उसको हम प्रिजर्व करते हैं, बचा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो वैसे के वैसे रहें तो वो इस तरीके से हो सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा क्या है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन।
यहाँ पे कोई पॉलिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने सिंपली एक प्लांट का कोई पार्ट लिया, उसको ज़मीन में लगाया और उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, तो कोई पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ प्लांट एट अ रैपिड रेट। इससे बहुत जल्दी हमें प्लांट्स मिल जाते हैं। मैंने पहले बताया पत्थर चट में अगर हम देखें तो उसमें हमने एक जो लीफ है उससे कितने ज़्यादा प्लांट्स हम ले सकते हैं एट अ टाइम। Organs of vegetative propagation enable many plants to pass over unfavorable conditions. इससे जो प्लांट है वो इस काबिल हो जाता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को भी बर्दाश्त कर लेता है। प्लांट्स बेरिंग सीडलेस फ्रूट्स, कुछ जो प्लांट्स हैं वो ऐसे हैं जिनमें सीड्स होते ही नहीं सिरे से, तो उनको ग्रो करने का सिर्फ यही एक तरीका है। अब इसके जहाँ पे फ़ायदे और नुकसान भी हैं, यहाँ पे चूँकि प्लांट्स में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, कोई चेंजेस नहीं आती। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। तो कोई जेनेटिकली यानी उसका डीएनए जो है वो सेम रह रहा है। तो जहाँ पे डीएनए सेम रहने का फ़ायदा क्या है कि वो जो हम नए प्लांट बनाते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं पेरेंट प्लांट के। लेकिन नुकसान क्या है कि इस चेंज ना आने की वजह से जो प्लांट्स हैं वो ख़ुद को चेंज नहीं कर सकते चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। इसलिए जब भी कोई बीमारी आती है तो वो उन पर जल्दी अटैक करती है और इस तरह से पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो कई दफ़ा डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये इसका नुकसान है, लेकिन नुकसान एक है और फ़ायदे जो हैं वो बहुत से आप देख रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा फ़ायदा मंद तरीका है।